हेलो बच्चों। जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है उसको तो अपलोड कर ही रहे हैं हमारे इस चैनल नीट बाई प्रेपजीत पे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो हमने डीपीपी अपने बच्चों को दी थी, जो करीब करीब 56 क्वेश्चन थे, उस डीपीपी का हमने अपनी ऑफलाइन क्लास में जो डिस्कशन कराया, बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन था, जो बच्चों के साथ डिस्कशन के दौरान मौज मस्ती और जो जो एक इंटरेक्शन जो ऑफलाइन में होना चाहिए वो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। बच्चों, आप में से अगर कोई बच्चा कोटा में रहता है और अगर वो मेरा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो मैं अभी एक नया बैच लॉन्च करने जा रहा हूं ऑफलाइन में, जो कि 20 नवंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें क्लास 12th पहले कराया जाएगा। इसमें आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। सो इसमें हर हफ्ते एक क्लास बोर्ड के लिए डेडिकेटेड रहेगी। 12th का पूरा आपका रिवीजन 12th पहले कराएंगे, 11th बाद में कराएंगे। सो आप में से कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है 20 नवंबर से सुबह वाला मॉर्निंग बैच है ये 10 AM to 11:30 और करीब करीब 12 तक चलेगी हमारी जो क्लासेस हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है हमारे कोटा के कुन्हाड़ी वाले सेंटर पे। आप में से अगर कोई भी बच्चा, आप लोग इतने दिनों से हमें देख ही रहे हैं, ऑब्जर्व कर ही रहे हैं कि हमारा जो टीचिंग स्टाइल है वो किस तरीके का है और हम किस तरीके से कितना डिटेल में टॉपिक्स को कवर करते हैं। सो आप में से अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है हमारे इस वाले बैच को, तो आप लोगों को हमारे यहाँ पे जाके विजिट कर लेना है और हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके भी आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। आप डेमो के लिए आ सकते हैं हमारे सेंटर पे, कुन्हाड़ी वाले सेंटर पे। और ये जो बैच है 20 नवंबर दिवाली के जस्ट बाद एक आप लोगों की जो फिजिक्स है उसको सुधारने का एक प्रयास होगा। सो आप में से जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें 20 नवंबर से पहले ही एनरोल कर लीजिए, डेमो ले लीजिए एक बार और फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि 20 नवंबर ऑनवर्ड हम आपकी 12th जो कि नीट के लिए साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी फिजिक्स को, पूरी 12th की फिजिक्स को मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। सो मिलते हैं बच्चों हमारे इस नए बैच में जो कि 20 नवंबर से स्टार्ट होगा। अगर आप मेरे इस पुराने वाले बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो ऑलरेडी ऑन हुए हैं, तब भी हमारे सेंटर को आप आके विजिट कर सकते हैं। सो पूरा एंड तक देखना। इस डीपीपी का पीडीएफ मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। अगर आप इस पहले डीपीपी को अटेम्प्ट करके तब जाके इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। पीडीएफ जाइए, डाउनलोड कीजिए और पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसको देखना स्टार्ट कीजिए। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। चलिए भाई, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की ये 4th क्लास है हमारी ना। 3 क्लास में मतलब अपन ने थ्योरी कंप्लीट की थी, 4th क्लास है और आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एक डीपीपी डिस्कस करने वाले हैं। डीपीपी का जो डिस्कशन का जो तरीका रहेगा, 2 तरीके हैं अपने पास ना। एक तो होता है कि तुम्हारे जो डाउट है सिर्फ वही एड्रेस करूँ मैं, मतलब वही डिस्कस करूँ, और दूसरा तरीका है कि क्वेश्चन हार्डली 1 मिनट लेता है या 2 मिनट लेगा। 50 के करीब क्वेश्चन है, 56, तो 2 मिनट के हिसाब से करीब करीब 2 घंटे में पूरी डीपीपी भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो तुम बताओ कौन सा वाला तरीका तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगा। ये तो दोनों हाथों में लड्डू वाली बात हो गई, इस वाले को खाऊं या इस वाले को खाऊं। कौन सा वाला तरीका ज्यादा अच्छा है बताओ। इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, मुझे मुझे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ना। मत हाँ, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर कोई बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो उसको पर मतलब कर दें, जिससे कि हर एक क्वेश्चन का एक तरीके से हर कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए, टच हो जाए, है ना। तो फिर करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन था कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, द फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू। अच्छा, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने में थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, फोर्स की जरूरत ही नहीं है। किस काम के लिए? उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। भाई स्पीड को इंक्रीज करने के लिए तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, बताया था नितिश, बताया था मैंने। डिक्रीज द मोमेंटम, मोमेंटम चेंज कर रहे हो तो उसके लिए फोर्स चाहिए ही होता है। F इक्वल टू dp/dt करके हमने देखा था, ठीक है। चेंज द डायरेक्शन, अगर तुम उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो भी आपको, मतलब वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो तो आपको फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। कीप इट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आप उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव कराना चाहते हो, मतलब नो एक्सेलरेशन यू वांट, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, खत्म, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था ये, मतलब ये उसका था इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, या आप ऐसे कह सकते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये उसी का क्वेश्चन था, ठीक है। कि आपको अगर पार्टिकल की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, यू नीड फोर्स, नेट नॉन जीरो फोर्स। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि एक बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी? फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस हैं भाई। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हमारे दिमाग में पता क्या आता है
कि एक बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ही जीरो फोर्स लगेगा, ये नहीं होता। फोर्सेस लग के भी उनका रिजल्टेंट भी जीरो हो सकता है ना, ये ध्यान रखना कि फोर्सेस लग के उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, और रिजल्टेंट अगर जीरो है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। स्टेट ऑफ मोशन मतलब जनरली वेलोसिटी, मोशन मतलब वेलोसिटी। अब अगर तुमसे बोला जाए कि ये मैंने जैसे मार्कर को ऊपर फेंका, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक गया, अब आप इसे मोशन में बोलोगे रेस्ट में बोलोगे? इट हैज एक्सेलरेशन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब जी के बराबर एक्सेलरेशन है इसका, लेकिन वेलोसिटी क्या है इसकी? जीरो। तो इसको क्या बोलोगे? स्टेट मोशन में या रेस्ट में, जबकि इसके पास एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बताता, कौन बताता है? वेलोसिटी। भाई चल रहा है नहीं चल रहा है ये वेलोसिटी से डिसाइड होगा, है ना। तो ये वाली बात है। तो मतलब अगर आप कह रहे हो कि आप एक स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हो, मतलब वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए नॉन जीरो फोर्स चाहिए, नेट नॉन जीरो फोर्स, नेट फोर्स। ये बहुत छोटी सी, मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि सर आप इस छोटे से पॉइंट पे इतना टाइम क्यों दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कई बार फोर्सेस लग रहे होते हैं लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो अब उसमें ऐसा नहीं हुआ कि फोर्स, मतलब कोई बोले कि भाई अगर तुम स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहते तो तुम्हें कोई फोर्स ही नहीं लगाना है। भाई फोर्स लगा लो लेकिन उनका रिजल्टेंट अगर तुम जीरो रखते हो तो भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना। कई बार जैसे मैंने तुमसे जैसे ही पूछना तुमने स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत आंसर दे दिया, है ना, वो तो खैर तुम्हारी आदत भी है। अब अगले वाले पे आ जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नो एक्सेलरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर द ऑब्जेक्ट। उसका कोई एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है वो, तो कौन सी बात इनमें से सही नहीं हो सकती है? हाँ भाई अक्षत, अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या उसके ऊपर एक सिंगल फोर्स लग रहा होगा? कैन नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर द ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है? एक्सेलरेशन नहीं है उसका, मतलब उसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, एक सिंगल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ये नहीं होना, ये गलत है ना, मतलब कैन नॉट बी, दिस शुड नॉट बी हैपन, क्योंकि ये अगर हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन आएगा। नो फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, ये वाली बात सही है, ठीक है। फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बट द फोर्सेस कैंसिल, मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो है। नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई ऑप्शन सही, मतलब उस चीज को नहीं जस्टिफाई कर रहा है, तो ये गलत है। कर रहा है एक ऑप्शन ना जो कि गलत है इसके बारे में, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन क्या था? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज। हाँ भाई, इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में हमने बताया भी था। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को या रेस्ट को कंटिन्यू करता है, मतलब ना आपको नॉन जीरो फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके, मतलब नेट नॉन जीरो फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके आप उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करोगे। सो अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, unable to change by itself the state of uniform motion, unable to change by itself the direction of the motion, unable to change by itself the state of rest or uniform motion। ये है उसकी डेफिनेशन डायरेक्ट इनर्शिया वाली ने, लॉ ऑफ इनर्शिया की। डी वाला हमारा करेक्ट होना चाहिए। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज न, अपने आप चेंज न होने की प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये स्पीड पे ना इस पे हो जाएगा कवर ना, कोई बड़ी और अच्छा भी लग रहा होगा तुम्हें, पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज होता जाएगा तुम्हारा। पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, getting down from a moving bus falls in the direction of the motion of the bus, this is an example of हाँ भाई क्या होगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है ये, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, या इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है ये। चार ऑप्शन में से क्या सही होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब वो मोशन में था, तुमने एकदम से उसको उतार दिया, वो रेस्ट पे आ गया, उसके पास मोशन थी, इस वजह से वो आगे की तरफ गिरता है। तो दिस शुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल सकते थे, इसमें उन्होंने दिया भी नहीं है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली, व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप्स suddenly passengers are thrown forward from their seats because, again first law of motion के बारे में बात हो रही है, ठीक है। the back of the seat suddenly pushes the passenger forward, क्या पीछे से धक्का मार दिया किसी ने?
inertia of rest stops the bus and takes the body forward. Inertia of rest stops the bus. Upper part of the body continues to be in the state of motion, whereas the lower part of the body in contact with the seat remain at rest. Upper part of the body comes to rest, whereas the lower part of the body, lower part थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर वाला रोका रहेगा नीचे से निकल गए ऐसा थोड़ी होता है, आगे की तरफ गिरते हैं, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो मोशन में था, जो हम बैठे हुए थे लोअर पार्ट वाज मतलब बस के साथ रेस्ट पे आ गया. सो सी ऑप्शन मुझे इनमें से बेस्ट ऑप्शन लग रहा है. ठीक है, ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 3 concurrent coplanar forces 1 Newton, 2 Newton and 3 Newton acting along same directions on a body. तो ये 3 फोर्स लग रहे हैं एक्टिंग अलोंग दी सेम डायरेक्शन, तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं बच्चों ना, कोप्लेनर भी हैं. कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इफ 2 Newton and 3 Newton act at right angle. कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इफ 1 Newton and 2 Newton act at right angle. अब ये किसका क्वेश्चन आ गया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद अब जो हमारा पहला क्वेश्चन आया 6वें नंबर का, वो आया है इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस का. 3 फोर्स है एक ही प्लेन में लगाने. ठीक है, अब इनमें ये कह रहे हैं कि 2 और 3 न्यूटन वाले को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा दो. तो 2 न्यूटन इधर लगा दिया, 3 न्यूटन तुमने इधर लगा दिया. ठीक है, 2 न्यूटन वाला इधर लगा दिया. इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाएगा. ये डेफिनेटली इन दोनों से ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा. रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट के अंदर 13 आएगा. ठीक है ना, ये रूट के अंदर 13 के बराबर आ गया. कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम. अब वो एक बात बताओ, एक और फोर्स लगा हुआ है इस बॉडी के ऊपर. अब इन दोनों फोर्सेस को मैं भूल जाऊं भाई? इनका रिजल्टेंट आ गया तो मतलब इन दोनों फोर्सेस को लिखने की जरूरत नहीं है. मेरे पास एक और फोर्स है, अगर तुम उसको इसके अपोजिट भी लगा दोगे 1 न्यूटन को, तो क्या ये फोर्स बैलेंस हो सकते हैं इसके ऊपर? नहीं हो सकते. मतलब ये चीज तो इसके नेट फोर्स 0 नहीं कर सकती. पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इफ 1 and 2 न्यूटन एक्ट एट राइट एंगल. अगर 1 और 2 न्यूटन को तुम राइट एंगल पे एक्ट करवाओगे तो इनका रिजल्टेंट आएगा रूट के अंदर 5. और अगर तुमने 3 न्यूटन वाले को इसके अपोजिट लगा दिया, क्योंकि तुमने 2 फोर्स से मिलकर एक फोर्स बना दिया, 1 और 2 न्यूटन से तुमने रूट के अंदर 5 वाला एक फोर्स बना दिया. अब रूट के अंदर 5, अब तुम एक फोर्स को बैलेंस करना चाहते हो तो आपको उसके इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. तो रूट के अंदर 5 का एक पेयर हो, एक और फोर्स होता तो मैं इसको बैलेंस कर पाता. लेकिन मेरे पास अगला वाला फोर्स क्या है? 3 न्यूटन. 3 और रूट 5 दोनों बैलेंस हो ही नहीं सकते, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, है ना. कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, फिर 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एंड 3 न्यूटन एक्ट अपोजिट टू द अपोजिट डायरेक्शन. ये वाला बिल्कुल सही है. इससे नेट फोर्स जो है हमारा डेफिनेटली 0 हो जाएगा. ठीक है, ओके. 6th वाला हो गया, सी ऑप्शन. 7th वाला क्वेश्चन. इन द फिगर द ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम is in equilibrium. Identify the string in which the tension is 0. कौन सी वाली रस्सी में टेंशन 0 होगा? ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने काफी सारे किए थे. किस में होगा भाई टेंशन 0? A, B, C, none of these. Which option is the correct? D वाला. क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर नीचे की तरफ लग रहा होगा कितना? 100 न्यूटन. इधर की तरफ लग रहा होगा बच्चों T2 और इधर की तरफ लग रहा होगा T3. ठीक है, T2 के 2 कंपोनेंट कर लेंगे, 30 डिग्री हो गया. तो √3 T2 डिवाइडेड बाई 2, T2 डिवाइडेड बाई 2. अब यहां से T2 की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 200 डिवाइड बाई √3 के बराबर. वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी. T3 की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाई √3 के बराबर. ठीक है, तो सारे के सारे नॉन जीरो आ रहे हैं, तो दैट मींस कि नन ऑफ दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तीनों नॉन जीरो आएंगे. आने भी चाहिए थे वैसे ना, इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी. इससे तो मैंने वैसे देख के बता सकते थे. पिछला क्वेश्चन किसका था? इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस का. अगले में आ जाते हैं. अ मंकी ऑफ मास 40 किलोग्राम क्लाइम्स ऑन अ मासलेस रोप of breaking strength 600 Newton. The rope will break if the monkey. हाँ भाई, rope will break if the monkey. ये क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आ गया. यहां पे कह रहे हैं कि देखो भाई, एक रस्सी है जिसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू 600 न्यूटन के बराबर हो सकती है. और एक मंकी है यहाँ पे जिसका खुद का वेट कितना है भाई? 40 किलोग्राम. मतलब इसका वेट हो गया 400 न्यूटन के बराबर. ठीक है, क्या ये चुपचाप लटका रहेगा तो क्या ये रस्सी टूट सकती है?
चुपचाप लटका रहेगा तो टेंशन की वैल्यू 400 होगी, 600 तक झेल सकती है। अच्छा अगर ये वेलोसिटी से चले तो क्या रस्सी की टेंशन बदलेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से चले भाई, एक्सेलरेशन होगा ना तो ही टेंशन बदलेगा। फोर्सेस का एक्सेलरेशन से लेना देना होता है। अगर ये मंकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा ना, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो, मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो, मतलब इस पे जो लगने वाला टेंशन है, बेसिकली टेंशन नहीं, वो रस्सी और मंकी के हाथ के बीच में फ्रिक्शन, लेकिन वो होगा टेंशन के बराबर। तो वो टेंशन जो है कितना होगा? इसके वेट के बराबर होगा, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है ना, क्लाइंब अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये गलत हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, टेंशन 400 न्यूटन ही रहने वाला है। क्लाइम्स डाउन विद एन और कोई वेलोसिटी कहेगा नहीं, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गए। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये क्लाइम करे कितने एक्सेलरेशन से? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अगर ये क्लाइम करता है तो क्या होगा? t माइनस का 400 इज इक्वल टू 40 इंटू 6, और देखो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 640 न्यूटन के बराबर। क्या इतनी टेंशन विदस्टैंड कर सकती है रस्सी? नहीं। तो ये बच्चों t जो है ना बड़ा आ रहा है t की मैक्सिमम वैल्यू से, मतलब रस्सी इस वाले केस में टूट जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा क्लाइम्स डाउन, अगर ये मंकी नीचे जा रहा होता तो टेंशन की वैल्यू और कम हो जाती, 400 से भी कम हो जाती। तो मंकी जब भी नीचे जाता है ना, एक्सेलरेट होता है, ध्यान रखना, नीचे जाने का मतलब वेलोसिटी नहीं, नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन होगा तो टेंशन की वैल्यू और कम हो जाएगी। अच्छा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कब आएगा? देखो तुमने रस्सी पकड़ रखी, सपोज तुम लटके हो, तुम्हारे वेट को रस्सी बैलेंस कर रही है, तुमने क्या किया? तुमने हल्का सा ग्रिप को लूज किया, तुम्हारा एक्सेलरेशन नीचे आया, तो मतलब रस्सी को थोड़ी सी सहूलियत मिली, तो टेंशन उसका कम हो जाएगा। तुमने बिल्कुल ही छोड़ दिया, टेंशन फ्री हो गई, तुम जी के एक्सेलरेशन से गिरोगे, तो तुम्हारा जितना ज्यादा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा ना उतना टेंशन कम होता जाएगा। तेरे को समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा मुझे नर्वस लग रहा है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, ओके। तो क्लाइंब डाउन में तो कभी नहीं टूटेगी, ठीक है, क्लाइंब डाउन वाले ऑप्शन तो वैसे ही खत्म कर दो। हाँ अगर इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 400 से कम होती तो ये होल्ड करके भी नहीं रख सकता, इसको डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होना ही चाहिए, नहीं तो रोक ही नहीं पाता, ठीक है। ओके ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ वेट 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर, द टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। उस वाली में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी काफी सारे कर भी चुके हैं, ठीक है। अभी पिछला वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। इसमें जो टेंशन होगा वो 20 न्यूटन के बराबर होगा, मतलब इसको T डैश बोल देते हैं। ये जो एंगल होगा ना ये 30 वाला होगा, अभी जो हम लोगों ने जैसे किया था ना वही है, और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है, इसको T2 बोल देते हैं। तो द टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, T1 देखो T2 cos 30 जो है ना वो हमारे पास 20 के बराबर आ जाएगा, तो T2 की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई √3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है दिखेगा नहीं अदरवाइज ना। T2 की वैल्यू इतनी आ गई, तो T1 की वैल्यू T2 sin 30 के बराबर होगी, विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई √3 न्यूटन, ठीक है। 20 डिवाइड बाई √3 न्यूटन के बराबर होगी, और इसको वेट किस में बताना है हमें? किलोग्राम में, ठीक है। तो इसको G से डिवाइड कर देना 2/√3, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्या यहां तक सारा क्लियर है आप लोगों को? ओके एक मिनट, बी ऑप्शन क्यों आ रहा है इसका? मैंने कोई गलती की है क्या इसमें? इसका ए ऑप्शन होगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है अगेन, देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट P प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, व्हिच इज एट रेस्ट, द फोर्सेस F1 एंड F2 आर। F1 और F2 की वैल्यू इन्होंने पूछी है, और यहाँ पे 4 फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं, 1 न्यूटन इधर की तरफ, 2 न्यूटन इधर की तरफ, और F1 और F2 की वैल्यूज पूछी है। कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को? सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है वैसे तो देखा जाए तो। क्या करेंगे हम? कौन सा वाला मेथड इसको करने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है हमारी? यस बोलो ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कंपोनेंट करना। भाई इस डायरेक्शन में 1 का कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 1/√2, और 1 का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा? 1/√2। इधर की तरफ क्या है बच्चों? F1, इधर की तरफ क्या है? F2, इधर और क्या आ जाएगा? 2/√2, और इधर की तरफ एक और आ जाएगा 2/√2, मतलब √2, ठीक है, ओके। अब तुम देख पा रहे हो ये F1 प्लस का 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 के बराबर, ठीक है, ओके। अच्छा इधर लिखो, देखो F2 इज इक्वल टू 3/√2, काम खत्म। नेट फोर्स 0 करना है ना हमें, इस डायरेक्शन में 0, इस डायरेक्शन में 0। कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करोगे तुम? ये कंपोनेंट वाला मेथड सबसे बेस्ट रहेगा।
तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है F1 का 1/√2 और इसका 3/√2, 1/√2 एंड 3/√2 का है। यस, दिस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ दी टू फोर्सेज F1 2i कैप माइनस का 5j कैप, F2 दे रखा है 3i कैप माइनस का 4j कैप। इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर अ थर्ड फोर्स F3 गिवन y। क्या क्या पूछना चाह रहा है इस सामने वाला हमसे? वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है? हाँ, जब नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो हो। तो यहां पे कह रहे हैं कि दो फोर्स तो हमें बता दिए इन्होंने, तीसरा फोर्स ऐसा है कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाना चाहिए। तो तीसरा फोर्स क्या होना चाहिए? तो तीनों फोर्सेस का सम जीरो के बराबर आना चाहिए। तीसरे फोर्स को एक काम करते हैं, F3 वेक्टर ही लिख देते हैं बस, प्लस का F1 और F2 को मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं। ये देखो 5i कैप माइनस का 9j कैप आ जाएगा, और ये 0i कैप प्लस का 0j कैप के बराबर होने चाहिए। जब भी ऐसे ऐसे ऐड करो ना तो उधर 0i कैप 0j कैप लिखना ज्यादा सही रहता है। तो F3 वेक्टर क्या आ जाएगा, इसको इधर ही रखना है, तो ये माइनस का 5i कैप प्लस का 9j कैप के बराबर आ जाएगा। तो माइनस का 5i कैप प्लस का 9j कैप, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही था हमारा डी ऑप्शन। 11th नंबर क्वेश्चन हो गया। 12th नंबर क्वेश्चन। सो यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। ठीक है भाई, 2 मीटर की रस्सी दे रखी है फ्रॉम अ सीलिंग। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द पॉइंट P of the rope as shown in the figure. The angle made by the rope with the vertical is। तो रोप का वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा? वैसे तो ये बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। 50 न्यूटन आप इधर लगा रहे हो, 50 न्यूटन आप इधर लगा रहे हो, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना बीचों बीच में आएगा, और वो आएगा 50√2 के बराबर, है ना, बीचों बीच में। अगर तुम चाहते हो, अब इन दोनों फोर्स की जगह एक फोर्स आ गया और हमें एक और फोर्स लगाना है जो रस्सी बची है हमारी, तो वो किधर लगाए कि नेट फोर्स जीरो हो जाए? तो इसके जस्ट अपोजिट लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर थे तो ये एंगल 45-45 होंगे, तो ये भी 45 और ये भी 45 के बराबर हो जाएगा, और ये बड़े ही आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। नहीं अगर हो, अगर तुम्हें मतलब ना, मान लो कि ये तो 45 डिग्री दिख गया हमें, वैसे अगर कोई क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, थीटा मान के कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट दोनों को डिवाइड कर देते, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाती। तो 12वें का डी आ गया। सेम फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास 8 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, तो सेम फोर्स लग रहा है दो बॉडीज पे जिनका मास अलग अलग है। द रेशियो ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू अक्वायर द सेम फाइनल वेलोसिटी इज। सेम फाइनल वेलोसिटी हमें इनकी चाहिए। कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व? क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? सबसे पहले दिमाग में मेरे क्या आना चाहिए कि इसमें मुझे ये करना चाहिए। यस, मतलब वेलोसिटी मेरे को सेम चाहिए, सेम फोर्स है, मतलब एक्सेलरेशन में पता कर सकता हूं, और फिर मैं v इक्वल टू यू प्लस का 80 लगा सकता हूं। इसमें दोनों के a होंगे ना वो अलग अलग होंगे, जैसे a1 जो होगा ना वो f/8 के बराबर होगा, और a2 जो होगा वो f/10 के बराबर होगा। v इक्वल टू यू प्लस का a इंटू टी। मुझे पता है कि दोनों रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे थे, तो v मेरे को सेम चाहिए, मतलब a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2 के बराबर हो जाएगा। v सेम चाहिए ना मेरे को, तो v किसके बराबर है? at के बराबर। तो पहली वाली बॉडी का ये उसका टाइम, दूसरी वाली बॉडी का ये उसका टाइम, ठीक है, a1। अब मैं इनको क्या कर सकता हूं, f/8, तो मुझे द रेशियो ऑफ द टाइम मतलब t1/t2 चाहिए मेरे को ना, तो वो आ जाएगा a2 डिवाइडेड बाई a1 के बराबर। a2 कितना होगा? f/10, तो ये 8/10 के बराबर हो जाएगा, मतलब 4/5 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। सी ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट ऑप्शन 13th वाले का। इजी है, इक्वेशन ऑफ मोशन और इसका दोनों का मिक्स हो गया ये वाला क्वेश्चन ना। 14th, a car is moving with a velocity of 8 meter per second whose mass is 150 kilogram. To stop it in 1/5 second, the required force in opposite direction is। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, मतलब इन्होंने ये क्वेश्चन जो दिया है ना, ये नीट के क्वेश्चन की, और अगर यही आईआईटी वाला बंदा अगर इसको सॉल्व करे ना तो इसमें कमी निकाल देगा, मतलब ना नीट वाला बंदा तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा? अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में इसको देख के क्या आ रहा है? इन्होंने कहा कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन पता कर लो, टाइम पता है तुम्हें, वेलोसिटी पता है, रोकने का टाइम पता कर लो, एक्सेलरेशन पता कर लो, और फिर F इक्वल टू ma कर दो। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि एक
कांस्टेंट फोर्स लगाया है, कांस्टेंट वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने, लेकिन हमने फिर भी सॉल्व कर दिया। तो यहां पे थोड़ा सा, अब अगर फिर तो इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बन जाएंगी ना भाई, सेम काम इतने टाइम में बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से किया जा सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन से किया जा सकता है यही काम, लेकिन हमें उनकी तरफ नहीं सोचना, अदरवाइज तो हम क्वेश्चन का सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सो व्हेन दे आर आस्किंग कि फोर्स मतलब कांस्टेंट ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसको, हमें पता है कि वेलोसिटी दे रखी है, हमें मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें 0 चाहिए, यू हमें दे रखा है 8 माइनस का a इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1/5 सेकंड के बराबर, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी नेगेटिव, उल्टा एक्सेलरेशन। तो हमें इन्होंने फोर्स पूछा, तो f की वैल्यू कितनी होती है m इंटू a के बराबर, m होता है इसका 150 इंटू 40 के बराबर, 15 चौक 60, 6000 न्यूटन के बराबर हमें फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी दी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। डन, 14th वाला हो गया हमारे पास। 15th वाला, a body of mass 2 kg moves with an acceleration of 3 meter per second square, the change in the momentum in 1 second will be। हाँ भाई, चेंज इन मोमेंटम कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, अगर मुझे इसका चेंज इन मोमेंटम पता करना है, इंपल्स पता करके, या फिर मतलब मोमेंटम और फोर्स को कौन रिलेट करता है, कौन सा कोई लॉ है अपने पास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो कहता है कि F इजिकल टू डी पी बाई डी टी होता है, और F को ma के बराबर लिख सकते हो, तो F इक्वल टू ये होता है ना हमारे पास dp डिवाइड बाई dt, और ये आप ma के बराबर लिख सकते हो। ma की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 m इंटू a, तो यहां से तुम लिख सकते हो कि dp इक्वल टू 6 dt के बराबर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड डेल्टा p इक्वल टू 6, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 6 के बराबर ही आ जाएगा ना डेल्टा पी, तो 6 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। एक तो ये तरीका है हमारे पास ना, दिस इज मेथड 1। दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 ये है कि भाई एक काम कर लो तुम ना, तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन चेंज इन मोमेंटम मतलब डीवी, तुम्हें पता है डीवी को आप ऐसे लिख सकते हो ए डी टी, ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो चेंज इन वेलोसिटी जो आता है डेल्टा वी ए डी टी का आता है, ए 3 के बराबर है 3 इंटू डी टी, मतलब 3 के बराबर आ जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी 3 के बराबर आ गया। मोमेंटम में चेंज क्या होता है m इंटू डेल्टा वी, ठीक है, m तो कांस्टेंट है ना थ्रू आउट, तो m इंटू डेल्टा वी, m v फाइनल माइनस का m v इनिशियल करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, तो m से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन हो गया, सी ऑप्शन है ना इसका, यस। 16वां क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्लास में कराए थे। अ गन ऑफ मास m फायर n बुलेट पर सेकंड, if each of mass m with velocity v, then the force exerted by the bullet on the gun is। कैसे करते हैं अपन, ये तो डायरेक्ट ही कराया था हैं? हाँ, एक बुलेट कितना मोमेंटम लेके जा रही है m इंटू वी के बराबर, ठीक है, m इंटू वी के बराबर मोमेंटम लेके जा रही है एक बुलेट जो है, ठीक है। अ गन ऑफ मास m, अच्छा गन का मास दे रखा है m, रुको एक मिनट ना, एक बुलेट लेके जा रही है m इंटू वी के बराबर मोमेंटम, और एक सेकंड में कितनी बुलेट फायर कर रहे हैं n के बराबर, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये पर सेकंड है, ठीक है ना, पर सेकंड जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है ना वो इतना हो रहा है। एक बुलेट निकली वो m भी मोमेंटम ले गई, पहले रुकी हुई थी अब चलने लगी, m भी मोमेंटम ले गई, n निकल रही है एक सेकंड में, तो एक सेकंड में कितना मोमेंटम लेके जा रही है बुलेट, n इंटू m इंटू b के बराबर। किससे लेके जा रही है, गन से, तो गन पे उतना ही उल्टा मोमेंटम ट्रांसफर करके जा रही होंगी, तो गन पे पर सेकंड कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है इतना, ठीक है ना। तो यही तो पर सेकंड जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा होता है वही तो फोर्स होता है, तो गन के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो n इंटू m इंटू वी के बराबर होगा। ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था जो अपन ने क्लास में कवर कर रखा है, ए ऑप्शन आ जाएगा यहां से। 17th वाला, if a bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 150 meter per second square penetrates the wooden block up to 6 centimeter, then the average force imposed by the bullet on the block। अब इन्होंने देखो ये बहुत अच्छा किया है इस वाले क्वेश्चन में ना, एवरेज फोर्स मतलब आप इसको कांस्टेंट फोर्स की तरह कंसीडर कर सकते हो कि पूरा टाइम कांस्टेंट फोर्स जो लगा होगा इस पे वही पता करना है। तो इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी कितनी थी उसकी 100, वो कुछ गलत लिख लिया, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट द वुडन ब्लॉक अप टू डेप्थ ऑफ दिस,
कैसे करूंगा इस वाले क्वेश्चन? कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए मुझे इसमें? मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल रुकने वाली वेलोसिटी दे रखी है, और डिस्टेंस दे रखी है मेरे को ना। टाइम कहां दे रखा है? सेकंड क्यों लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा ना अपन को। तो अपन क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 150 का स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू ए इंटू डिस्टेंस 0.06, ये लिखना पड़ेगा ना। तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.12 के बराबर। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया इसका। अब तो मैं पता है कि फोर्स कितना होगा? m इंटू ए के बराबर। m कितना है बच्चों? 10 ग्राम, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, माइनस का 3 इंटू 150 इंटू 150 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाई 12। नीचे जो 0.12 था ना, उसको 10⁻² लिख दिया। देखो ये और ये उड़ा दिया मैंने इससे, ठीक है। और 3 चौक 12, इसको नहीं काटते, 5 बार काटते हैं। और देखो ये कटेगा 5 बार, तो इसको काट देंगे और इसको काट देंगे 75। 25 हो गया ये 25, और इसको 25 इंटू 3 लिख लेना, तो 625 इंटू 3, तो 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 18, 1875 न्यूटन विल बी दी आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। दिस वाज आवर 17th नंबर क्वेश्चन। ओके, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोई क्वेश्चन तेरे को नहीं आए उनमें से? समझ आ गए सारे के सारे? ठीक है, अब आते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पे। फोर्स टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन इन फिगर। चेंज इन द लीनियर मोमेंटम बिटवीन 0 to 6 सेकंड। 6 सेकंड के अंदर मोमेंटम में चेंज पूछा है इन्होंने। सूर्यकांत, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना होगा? क्या मैंने तुम्हें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कवर कराया है क्लास में? क्या था कॉन्सेप्ट? एरिया अंडर दी फोर्स वर्सेस टाइम कर्व हमें क्या देता है? चेंज इन मोमेंटम देता है। ठीक है, एक चीज का इसमें ध्यान रखना, क्योंकि ये सब वेक्टर है, तो इनका जो नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया का भी ध्यान रखना है तुम्हें ना। तो ये जो A1 आएगा ना, ये आएगा -4 के बराबर, और A2 जो आएगा दिस कम्स आउट टू बी, ये 4 है तो ये +4 के बराबर आएगा। नेट एरिया 0 के बराबर हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम इसका हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है हमने? dp डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू f। तो dp जो होता है वो f dt के बराबर होता है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास डेल्टा p, और यही एरिया अंडर f वर्सेस t कर्व होता है। ठीक है, ये लो तुम्हारा कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो गया। मैं कह रहा हूं ना, मैंने डीपीपी को इतने सही तरीके से डिजाइन किया है इस वाली को, कि कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है। अगर आपको कंप्लीट रिवीजन करना है कि भाई मेरे को न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन मैंने पढ़ लिया, अब मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूं, क्या मैं नीट के लिए तैयार हूं, आप इस डीपीपी को सॉल्व कर लेना, आपका हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। इसको रखना, इसकी जो ये जो फाइल है, पता नहीं था तुम्हें 4 बजे क्लास होती है? मुझे पता है, मैं 1 बजे गई थी, सब लेट हो गया। 1 बजे से तुम मार्केट में थी और लेट हो गया। मतलब 1 बजे तक इसके लिए अलग से करना पड़ता है, ब्लाउज वगैरह। ठीक है, ओके। 19th नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग ना इतनी देर में। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 ग्राम collide with a bat with velocity of 30 meter per second and return with the same velocity within 0.01 second. The force acted on the bat is। डीपीपी किया आपने? मैं एक तरफ से सारी डिस्कस कर रहा हूं, मतलब ना हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, लेकिन सारी डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये बताया था मैंने कि जैसे अगर ये कोई वॉल है और इससे अगर कोई बॉल आके टकराती है, ठीक है, और टकरा के वो सेम वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाती है, वी से आई और वी से ही रिबाउंड कर गई, तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर होता है? 2 mv के बराबर। तेरे को नींद आ रही है? भगा दूंगा तेरे क्लास से। तबीयत खराब है, एसी बंद कराऊं? हाँ आ जाओ। लेकिन 2m इंटू वी के बराबर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, और इसको अगर तुम डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, है ना, तो ये फोर्स आ जाता है। ठीक है, तो ये एवरेज फोर्स हमारे पास यहां से आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2m की वैल्यू 0.2। यस, 200 ग्राम है तो 0.2 कर देंगे उसको, इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.01। तो ये काट दिया, इससे 20 हो जाएगा। कितना हो गया? 600 1200। ठीक है, तो 1200 न्यूटन के बराबर इसमें
एवरेज फोर्स हम लोगों ने लगाया होगा। 19th हो गया ए ऑप्शन। 20th वाला, इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी द मोमेंटम acquired is 135 kilogram meter per second, what is the period for which the force act on the body? कैसे करेंगे इस वाले को, ये मतलब कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम इसमें? momentum is equals to mv होता है। हाँ डेल्टा v नहीं, डेल्टा p बाय डेल्टा एवरेज फोर्स करेंगे उसका। देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट है ना, अगर ये है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों सेम होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें फोर्स पता करना है ना, तो हम डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी से भी कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो बस वो डेल्टा पी हमें दे रखा है इन्होंने 135 और डेल्टा टी इन्होंने हमसे पूछा है, और एवरेज फोर्स हमें दे रखा है 500 के बराबर। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 135 डिवाइडेड बाई 5 को अलग कर लो, 100 को अलग कर लो, इससे क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 7 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 270 मिली सेकेंड है, 0.27 है ना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन ये अच्छे हैं, मतलब ना इनका मुझे अच्छा लग रहा है, इजी लगा ना, मतलब पर हर कॉन्सेप्ट कवर हो गया था जो हम अपने क्लास में कर रखा है। तो उन्हें वो थर्ड वाला लेक्चर देख लिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, हाँ अपलोड कर दिया ना, कल क्या कल किया है, एक बार देख लिया ना, सूडो फोर्स वाला पार्ट देख लेना उसमें से ना, बहुत जरूरी। ओके, 21, a body is initially at rest on a smooth surface, a force F whose time variation is shown in the figure। ये देखो दोबारा रिपीट हो गया वही वाला क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ द बॉल एट द सेकंड एंड ऑफ द फोर्थ सेकंड क्या होगा, एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम कर्व जो होता है वो हमें डेल्टा पी देता है, ठीक है। तो डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास हाफ 4 into 20 which comes out to be 80 शायद नहीं 40 न्यूटन सेकंड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 का। ओके, ये गलत कर दिया इसने ना, चलो ठीक है। 22, फिगर shows the position time graph for the one dimensional motion of a body of mass 500 gram, what is the time interval between the two consecutive impulse received by the body? What is the time interval? इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है आपको? पता कि 2 सेकंड क्यों? क्योंकि सर मतलब वो तो कंप्लीट जाने के लिए कोर्स कर सकता है ना, बट मैथ्स मतलब उसका मतलब मैं जान रही हूँ कितना बताऊंगी मैं कैसे ये ग्राफ देख इसका रखा है, पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या थी, x इक्वल टू 0, फिर उसके बाद वो कहां तक जा रहा है, x इक्वल टू 2 तक, कब जा रहा है, 2 सेकंड पे, लेकिन तुरंत उसकी देखो यहाँ पे जो स्लोप है ना वो पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ नेगेटिव हो गई, मतलब वेलोसिटी एकदम से उसकी चेंज हुई है। तो यहाँ पे एक इम्पल्स लगा है, फिर वो जा रहा है वापस x इक्वल टू 0 पे पहुंच गया, 0 पे जैसे ही पहुंचा तो अभी इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में थी, सपोज इधर की तरफ थी, तो अब एकदम से स्लोप इसकी पॉजिटिव हो गई है, मतलब वेलोसिटी इधर, इंपल्स अगला यहाँ लगा, ठीक है ना। तो जहां पे स्लोप चेंज होगा ना x वर्सेस t का, वहां पे इंपल्स लगेगा, तो 2 सेकंड इसका इंटरवल होगा। अगर कोई तुमसे इंपल्स पूछता तो कैसे कैलकुलेट करते? इंपल्स क्या होता है, मैंने रटाया था इसको, तो इंपल्स क्या होता है, हाँ भाई बता। यस, हाँ मतलब ठीक है, ये भी होता है। और क्या बताया था मैंने इंपल्स के बारे में, है वो फोर्स होता है इम्पल्स। मैंने तुम्हें बोला था कि इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज द इम्पल्स। इम्पल्स लगा के आप मोमेंटम चेंज करते हो, जितना अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज हुआ दैट इज द इम्पल्स। एफ टी होता है वो तो फोर्स वाला, लेकिन इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम है वही इम्पल्स है ना। हाँ बताया था मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तुमसे कि इस जगह पे इम्पल्स बताओ, तो क्या करोगे तुम? मोमेंटम का चेंज पता करोगे। कैसे पता करोगे? मोमेंटम के लिए क्या चाहिए तुम्हें? वेलोसिटीज। क्या तुम इसकी वेलोसिटीज बता सकते हो यहां से देख के? कैसे बताओगे? ग्राफ में मतलब क्या करेंगे हम? ग्राफ में स्लोप, स्लोप फाइंड करेंगे ना इसकी। यस, तो कितनी आएगी वेलोसिटी पहले 2 सेकंड तक? कितनी आएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ 1 के बराबर। वेरी गुड, ठीक है।
ये 2 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, tan थीटा इज इक्वल टू 2/2, तो 40, हाँ मतलब ना 1 आई, और इधर कितनी आएगी -1, तो 1 से -1 हो रही है, मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है 2 का, मास से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू दिस 1 आ जाएगा, इम्पल्स जो लगेगा 1 न्यूटन सेकंड के बराबर। तो लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, तो जल्दी क्लिक करेगा। हाँ, एफ इंटू टी इज ऑल्सो करेक्ट, मैं मना नहीं कर रहा, एफ और टी का लेकिन वो एफ और टी का इंटीग्रेशन क्या देता है, वो भी तो मोमेंटम चेंज देता है ना, ठीक है। तो इस वाले का जो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार लिख लेना ना, 22वें का भी गलत है ना आंसर, जो है 22वें का सही कर लेना, और एक और था ना 8वां, चेक तो कर लिया करो बाद में एक बार, इससे आप अपनी स्पीड को चेक किया करो, जैसे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, आप उनको कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है ना, इसको क्योंकि काइंड ऑफ रिवीजन ही चल रहा है तुम्हारा, तो उसे अपनी स्पीड को चेक करो, क्योंकि मैं बहुत ही रिलेवेंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी नहीं रख रहा हूँ क्वेश्चंस को, और ना ही बहुत ईजी रख रहा हूँ, जिससे हर कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए और तुम लोग अपने आप को चेक कर पाओ, तुम्हारी जो स्पीड है उसको भी चेक कर पाओ। अगला है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द इंपल्स ऑन द बॉडी एट t इक्वल टू 4 सेकंड। एग्जैक्टली, तो बताओ मेरे को फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी 4 सेकंड के बाद, मतलब 4 सेकंड पे इंपल्स लगाए ना, देखो देखो इसका स्लोप सडन चेंज कहां हुआ है एक्सटी कर्व का, 4 सेकंड पे इंपल्स वहीं लगा है, ठीक है ना, तो 4 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, इसका ग्राफ फ्लैट हो गया, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है उसके बाद, कितनी 3 के बराबर हो गई है, x3 हुआ है या क्या हुआ है, हाँ 4 सेकंड के जस्ट बाद क्या हुआ है, तो बोलो ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है इसकी 0, 4 सेकंड, इनिशियल कितनी थी, मतलब उससे पहले कितनी थी, जस्ट पहले कितनी थी, हाँ जस्ट पहले, उस लाइन का स्लोप बताओ, और वो तुम्हें पता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ पे भी वही स्लोप होगा जो यहाँ पे मतलब पूरी लाइन का स्लोप क्या है 3/4 के बराबर, हाँ तो ये जस्ट बिफोर वाली हो गई, ठीक है। तो आपने क्या बोला यहाँ पे कि व्हाट इज द इम्पल्स, तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, माइनस का इनिशियल मोमेंटम कितना था m इंटू 3/4, ठीक है, तो 2 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 3/2, इतना इम्पल्स लगा है, ठीक है, यस डी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके 24, ऐसा तो मैंने तुम्हें क्लास में कराया था, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें तो डायरेक्ट ही आ जाता है, एवरेज इज इक्वल टू 2mu cos थीटा डिवाइडेड बाई t, ठीक है, साइन थीटा करना होता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इधर वाला मोमेंटम चेंज हुआ है, इधर वाली वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, तो 2mu cos 30 डिवाइडेड बाई, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन, यस बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन ना, आंसर भी साथ ही साथ चेक हो जा रहा है ना एक्चुअली इससे। A monkey of mass 40 किलोग्राम climbs on a massless rope of, ये तो करा दिया, ये रिपीट हुआ है ना, लिख लेना इसको, मैं हटवा तब भी दूंगा इसको ना, हाँ ये रिपीट हो गया है, एक गलत डाल दिया वहां पर ना, ओके चलो 26 वाला, a rope of length 20 meter is kept on a frictionless surface and a force of 5 Newton is applied to one of its end, find the tension at a 5 meter from its end। बताओ कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, 5 न्यूटन, हाँ एग्जैक्टली यस, तो 20 मीटर है ये ना, 20 मीटर की रोप है, और इसका मास कितना दे रखा है आपको, मास इज गिवन एज नहीं दे रखा, अच्छा मास दे ही नहीं रखा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है कोई बात नहीं, m मान लेते हैं इसका मास ना, फ्री वाले एंड से बोला है ना इन्होंने, नहीं फाइंड द टेंशन इन द रोप एट 5 मीटर फ्रॉम दिस एंड, मतलब जिस एंड पे आपने फोर्स लगा रखा है, इस एंड से यहां पे पूछा है 5 मीटर में, तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम जो है इसको, यहाँ का टेंशन मेरे को चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए मेरे को ना, यहाँ पे कोई तरीका है इसको करने का, नहीं शायद नहीं, मतलब सर देखो इस क्वेश्चन को मैं बताती हूँ, ऐसे करेंगे, कैसे, इसको ये कर लो ये कर लो ये कर लो, ये शायद वाला तो फिर वो डाउटफुल हो जाता है, हाँ भाई कैसे करेंगे, ओए
बोल, स्माइल करता रहता है तो। हाँ भाई, मैंने किया मतलब भूल गए तुम लोग हैं। हाँ फिर तुम पता नहीं कौन सा मेथड लगा रहे हो यार, ये क्या ऐसा थोड़ी सिखाया था मैंने तुम्हें। तुम्हें जहां पे टेंशन पूछी है ना, उस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। इसका मास होगा 3m/4 के बराबर। यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, अब क्या करेंगे? एक्सेलरेशन पहले पूरी रोप का पता कर लो। एक्सेलरेशन आएगा 5/m के बराबर, तो इसका भी तो एक्सेलरेशन आ रहा होगा 5/m के बराबर। तो ये टेंशन ही तो है जो इसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो T = 3m/4 इंटू 5/m। लेकिन बहुत गलत तरीके से मतलब मुझे लगा कि तुम लोग ना बिल्कुल भूलते जा रहे हो सारी चीजें ना। तो इसका इतना इंट देने के बाद, ये पूरा डायग्राम बनाने के बाद 15/4 ये आएगा ना, सी ऑप्शन। यस, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब इतना, हाँ इतना क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि सर ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें ना, दैट्स ऑल। हाँ भाई, ये तो कराया था क्लास, मैंने तो दोनों तरफ फोर्स लगाए थे। जिसमें उसने कहा था कि नहीं पूरा टेंशन कांस्टेंट रहेगा। हाँ नहीं, मैंने दो तरफ वाला लगाया था। अगर इधर भी फोर्स लगाते तो वो भी बताया था। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। अगर कभी भी ऐसी जगह पे टेंशन वगैरह पूछिए, उसको लाना पड़ेगा तुम्हें पिक्चर में, उस पार्ट को अलग करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आ जाएगा। 27th, a rope of lift breaks suddenly, the normal force exerted by the surface of the lift will be। नॉर्मल फोर्स जो लिफ्ट का जो सरफेस किसी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा कितना होता है? कितना होता है भाई? एक्सेलरेशन है इसमें, तो एक्सेलरेशन है तो m into g plus a। तो किधर की तरफ होगा? ए। रस्सी टूट गई है लिफ्ट की, कहाँ जा रही है? ऊपर उड़ के जा रही है, तो नीचे गिर रही होगी ना। क्या हो रहा होगा उसका? फ्री फॉल हो रहा होगा ना। तो जब फ्री फॉल हो रहा है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है? जी के बराबर, डाउनवर्ड। और जब नीचे की तरफ होता है तो नॉर्मल, जो कि वेट जो जनरली हम इसको बोलते हैं, वो mg माइनस का ए, विच कम्स आउट टू बी 0। सो अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, लिफ्ट की रस्सी टूट गई है, तो यस, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है, तो वो 0 रीड करेगा वेइंग मशीन जो है ना, ठीक है ना। तो 0 विल बी द आंसर इस वाले का, डी ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन आ जाएगा। With what minimum acceleration can an athlete climb a rope whose braking strength is 1/3 of his weight? So एक एथलीट के वेट का 1/3 है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, एंड इसे क्लाइम करना है। क्लाइम तो क्या ही करेगा, ये कैसे करेगा क्लाइम? कैसे कर दिया तुम लोगों ने इतना जल्दी? 1/3 ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का 1/3 तक ही वो नुकसान सकता है। टोटल मतलब mg इज इक्वल टू उसका टोटल ये जितना वो सामान मैंने उसको कर दिया, तो g को ले दिया 1/3 प्रोटेक्ट कर दिया, तो 1/3 का 0.667। एक्चुअली क्लाइम नहीं करेगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्लाइम कर नहीं सकता बंदा ना। बेसिकली इसका जो वेट है ना, मान लो W है, और इसमें जो मैक्सिमम टेंशन हो सकती है दैट इज W/3। भाई अगर ये चुपचाप लटका भी रहे ना, तब भी रस्सी टूट जाएगी। W जो है mg है। इस केस में इसको नीचे जाना पड़ेगा, इस केस में इसको नीचे जाना पड़ेगा। ये ऊपर अगर जाने लगा ना, ऊपर एक्सेलरेट हुआ, तो टेंशन ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, इसके वेट से ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसके वेट से कम टेंशन चाहिए मेरे को, तो इसे नीचे जाना पड़ेगा। फिर आप लिखोगे W माइनस का W/3 इज इक्वल टू m इंटू ए, और ए की वैल्यू आ जाएगी, W की वैल्यू mg रख देना, तो 2mg/3 डिवाइडेड बाई m, तो ये 2g/3 के बराबर आ जाएगा। 20/3 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुमने क्या सोचा, लेकिन पर दैट इज नॉट रिलायबल टेक्निक एक्चुअली। प्रोसेस नहीं, इतना तो पता, जैसे इतना तो पता हो ना, ये स्टेप लिखना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। 29th, ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने तुम्हें कराए थे।
how do we solve this question? 3 block of mass 2 kilogram, 3 kilogram and 5 kilogram are connected to each other with light string and are then placed on a smooth frictionless surface. हाँ पहले T2 T1 फाइंड करिए अलग अलग, ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन दिया हुआ उसमें पुट करिए, उसके बाद फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू ma के बराबर कर दीजिए आप आंसर। नेट फोर्स इज इक्वल टू ma के बराबर, मतलब सर लास्ट वाले स्टेप में, इसमें तीन स्टेप लगेगा इसमें सर, 3 स्टेप लगेगा। तो 3 स्टेप। What if I say कि this question can be solved in just 1 step? अगर 3 किलोग्राम वाले का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 5 किलोग्राम वाले का भी इतना ही होगा, 2 किलोग्राम वाले का इतना ही होगा, और ये सारे एक्सेलरेशन कॉमन एक कॉमन है इस तो T इंटरनल हो गया। अगर मैं तीनों को सिस्टम कंसीडर कर लूं तो मेरा एक स्टेप में लिखने जा रहा हूं, दैट इज 2 प्लस का 3 प्लस का 5 इंटू 1 दैट इज 10 न्यूटन। एक स्टेप में आंसर आया। क्या कर रहे थे आप? मैंने क्या किया था, मतलब ये तो मैं बहुत बाद में सोची कि ये चीज एक्सप्लेनेशन ये फिर क्वेश्चन ये तीनों करी तो उसमें मेरे को 3 आया, मतलब मैं कैलकुलेट की इवन कैलकुलेट। तुमने उधर जो एनर्जी बताई ना, बचाई ना, उधर जो मतलब टाइम बचाया वो इधर बर्बाद कर दिया तो है बस खत्म, ऐसे ही हो जाता है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, सो 30th क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक है M 2M 3M के कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F is applied on the block of mass M, the masses move upward with a constant speed V. What is the net force on the block of mass 2M? Net force on the block of mass 2M. ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इधर देख, 30 तक तो तू अटेम्प्ट करके आया ना, बता 2M वाले में नेट फोर्स क्या आएगा? जब मैं पूछा करूँ ना तभी भूल जाया करो तुम ना, क्या फायदा था, पेपर में भी भूल गई, रिजल्ट खराब आया वो बाद में बोले सर मैं भूल गई थी पेपर में, फिर क्या फायदा रहेगा पूरी साल मेहनत करने का। हाँ भाई सूर्यकांत, सोच तेरा क्या है, स्पीड का कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन का क्यों फर्स्ट आएगा? सर कारण कि वो m पे तो लग रहा है है? सर वेलोसिटी कांस्टेंट का एक्सेलरेशन मेरे को सबसे सही ये शांत है ना, यही किलर बनेगा आगे जाके ना, मतलब किलर इन द सेंस नॉट दैट वो किलर जो जो अच्छा स्कोर लेके आएगा ना, ये बिल्कुल सही पकड़ा है इसने कॉन्सेप्ट। पता है इसने भाई तीनों पे ही नेट फोर्स 0 होगा। अभी मैंने जब बोला अभी कांस्टेंट कब बोला? भूल गई सर, मैंने तुम्हारे सबसे पहला रेस्पॉन्स तुम्हारा ही वेट किया मैंने कि तुमने क्या होता है, क्या बोला। हमेशा तुम्हारा रेस्पॉन्स सबसे पहला क्या होता है पता है? सर मैं भूल गई, सर मेरा मूड नहीं है, सर मैं बताऊंगी नहीं, सर मैं जो है ना आज खाना खा के नहीं आई, आज तो आप सर पूछ के दिखाओ मेरे से, ठीक है। अब इन ऑप्शन में से ठीक तो हाँ मुझे ये पता है कि दिस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब इस पे यस बस तो तीनों पे ही आएगा। एक सेकंड पहले बोला मैं सुनूंगा ही नहीं क्योंकि मैंने जब तुम्हें टाइम दिया तब तुम बोले जी, अब मैं उसका टाइम था। सर जो 1 घंटे मेहनत करेगा मैं फिर से बनाऊंगी फिजिक्स तो दिस इज नेक्स्ट ऑप्शन, मतलब मैंने 5 बताए थे ना, छठवां ये है कि ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है हमारे पास 0। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये ना, मतलब ये घुमा देने वाला क्वेश्चन था, जा रहा है ऊपर, फोर्स नेट फोर्स देखना है हमें, कुछ घुमाने वाला नहीं है, दिमाग काम कर दिया तो वो 0। अच्छा चलो एक बात बताओ, अब चलो तुम्हारा दिमाग घुमाते हैं पहले ना, इस 2M पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? 2M में फोर्सेस, वो जो फोर्स ऊपर लग रहा है वो, और नॉर्मल मतलब इंटरनल में उसका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा। और टू अगर मैंने 2M को बोल दिया ना अपना सिस्टम, तो वो रस्सी इंटरनल हो ही नहीं सकता, दैट इज एक्सटर्नल। मैं पूरे को सिस्टम नहीं बोल रहा हूं, मैं 2M को कह रहा हूं, 2M इज माय सिस्टम। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? हाँ 2M पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? सिर्फ 2M को देखो, जब मैंने बोल दिया ना 2M मतलब 2M को ही पकड़ लो बस, रस्सी जो है, ठीक है ना, एक तो टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और एक टेंशन नीचे की तरफ लग रहा होगा, और एक 2mg लग रहा होगा। इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। ऊपर वाली टेंशन 2mg प्लस नीचे वाली टेंशन के बराबर होगी, ठीक है, तो रिजल्टेंट 0 आएगा, ठीक है ओके। आप लोग इसको समझते हैं सर, नहीं अभी मेरे को दिमाग है सर। नहीं, मैंने नहीं समझा, देखो यहाँ पे मैं समझता हूँ और तुम समझती हो, इसमें अभी तक डिफरेंस है, मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम हो, तुमने कर लिया है। सो 31
ध्यान से मैंने जो बोला ना उसको सोचना उसके बारे में। द रिलेशन F इक्वल टू ma कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन कह रहे हैं। फोर्स डिपेंड ऑन द टाइम, अगर फोर्स टाइम पे डिपेंड करेगा तो ये रिलेशन होल्ड होगा या नहीं होगा। मोमेंटम डिपेंड ऑन द टाइम, मोमेंटम टाइम पे डिपेंड करेगा तो ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा। एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द टाइम एंड मास डिपेंड ऑन द टाइम। देयर आर 4 ऑप्शंस। कौन सा वाला करेक्ट होना चाहिए? अब बताओ तुम्हारा टाइम। सबसे पहले मैं थी, तुम क्या वही पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में सोच रही थी? मतलब मैं सोच सकती हूँ, सोचती हूँ। मतलब आप इनसे कुछ हाँ भाई सूर्यकांत, रिड्यूस मतलब डिफाइन डिफाइन नहीं कर सकते किस केस में, मतलब ये वाला फॉर्मूला डिफाइन नहीं करेंगे हम। सर मास तो कभी 10 मास नहीं होगा। तुम्हें पता है मैंने इसके डेरिवेशन के टाइम पे मैंने तुम्हें बोला था कि फोर्स लिखते हैं हम dp डिवाइडेड बाई dt, एफ नेट इक्वल टू यही था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और p को लिखते थे हम mv m इंटू वी। और मैंने वहां पे एक चीज बोली थी कि मास कांस्टेंट है, तो हम इसको इस डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे और फिर बन जाएगा हमारे पास, है ना। यस, फिर वो वेरिएबल थ्रस्ट फोर्स वाला आ जाता है ना। हाँ, तो ये वाला समझ में आ गया। तो मैं इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मास डिपेंड्स ऑन दी टाइम, डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, है ना। बढ़िया था ना। हाँ 32 स्टार्टिंग वाले भी अच्छे थे इसके, जो वो मैंने कर लिया इसका। हाँ मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इन्फॉर्मेशन भेजते ज्यादातर हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ वाले थे, ठीक है। हाँ, a body of mass 10 kilogram is acted upon by 2 perpendicular forces of 6 Newton and 8 Newton. The resultant acceleration of the body is, किधर आएगा? Resultant acceleration of the body, 2 फोर्स हमारे पास दे रखे हैं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमें इसका बताना है। F इक्वल टू ma होता है, एक्सेलरेशन निकालना है मास दिया है, तो 2 परपेंडिकुलर से कंपोनेंट क्या था, जैसे 6 न्यूटन इधर 8 न्यूटन इधर। मैं किया था पता है, मेरा ये डाउट हमेशा से आता था सवाल परपेंडिकुलर वाला। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर इनर बॉक्स का मुझे भी याद है। क्वेश्चन नंबर कौन याद रखता है? तुम्हारी जो मेमोरी है ना, बहुत सारा तो मतलब जो स्पेस है ना वो ऑक्युपाई कर रखा है क्वेश्चन के नंबर ने। डिलीट दैट, ठीक है। और उसके अलावा जो स्पेस जो फ्री होगा ना, वो काम आएगा कॉन्सेप्ट्स को स्टोर करने में जो हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यस, एक 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 6 न्यूटन का लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा 10 न्यूटन, ठीक है। और ये एंगल 37 डिग्री के बराबर होगा, बड़ा वाला फोर्स ये, छोटा ही है, तो ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन नेट फोर्स, अब ये इनको भूल जाओ तुम ना, इन दोनों फोर्सेस को। हाँ, तो नेट एक्स मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा वो इधर की तरफ आएगा, तो 10 डिवाइड बाई 10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। 37 डिग्री 10 इनवर्स 3/4 होता है ना, 37 ही होता है। तो 37 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू 8 न्यूटन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ए ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट। बना डायग्राम बनाया करो, मतलब जैसे तुम पेन चलाओगी डायग्राम बनाओगी फिर तुम्हें दिखने लगेगा। ऐसा सबके साथ होता है, मतलब अगर जब भी तुम पेन चलाने में आलस करोगी ना, पेन नहीं चलाओगी ना, तो नहीं, मतलब क्वेश्चन को कभी भी देखो। मैंने हमेशा आईआईटी में तो मैं बहुत समझाता था, क्योंकि आईआईटी के जो क्वेश्चंस आते हैं 5-5 लाइन के भी होते हैं, कोई ना जो एडवांस वाले होते हैं, तो 5-5 लाइन में बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट होता है उसका ना। अब बच्चा जब पहली 3 लाइन पढ़ता है ना, चौथी पे जाता है, 3 ऊपर वाली उड़ना चालू हो जाती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी उसकी एकदम न्यू होती है। तो मैं बच्चों को हमेशा ये सिखाता हूँ, मतलब ना मैंने अपनी शीट को इस तरीके से डिजाइन कर रखा है उधर भी, कि वो उस डिफिकल्टी को वो पहले भी फेस कर ले, मतलब ना एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन वो सॉल्व करें। तो अब क्या होता है, बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं, हमें मतलब बनते ही नहीं है। फिर मैं कहता हूँ देखो, क्वेश्चन आईआईटी वाला क्वेश्चन बच्चे की इज्जत तब करता है जब बच्चा क्वेश्चन की इज्जत करता है। यहाँ पे वही सिंपल सी बात है, तुम इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। आईआईटी के क्वेश्चंस में ऐसा होता है, कई बार नीट के क्वेश्चंस में भी अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी अगर इन्फॉर्मेशन मतलब तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम्हें पता है या कैलकुलेशन है उसकी, तो तुम्हें तुरंत लिखना चालू कर देना चाहिए, जितना भी उससे इंफॉर्मेशन तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये सबसे सही तरीका होता है।
तो मैं आईआईटी वाले क्वेश्चन के लिए सीधा बोलता था कि भाई जो तूने पहले 3 लाइन जो पढ़ी ना, उसमें तेरे को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है उसको नोट डाउन कर ले। जब तुम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते जाते हो, डायग्राम बनाते जाते हो, फिर वो एक पहेली की तरह तुम्हें क्वेश्चन जो है, पहेली को जैसे सुलझाते ना अपन, उस तरीके से क्वेश्चन जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। देखा, ध्यान ही नहीं दिया मेरी बात, मेरा काम की नहीं है ये तो बात, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। मैं एक वर्ड बता दूंगी, आपने क्या बोला, मैं सुन रही थी। तो a person of mass 50 kilogram stands on a weighing scale on a lift. If the lift is ascending upward, yes, with 9 acceleration, what would it? Yes, ये तो बहुत आसान था ना। So n equal to m g plus का a, ठीक है। 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19। तो 50 into 19, अच्छा 95 किलोग्राम, ठीक है, यस। तो 95 किलोग्राम इसको रीड करेगा। ये तो डिप्रेशन के मारे मर जाएगा, मतलब ना ये बंदा एक ही दिन में कि भाई अब तो कल से जिम चालू कर दूं, 50 किलोग्राम को 95 किलोग्राम पहुंचा दिया तो क्या करेगा? तो सोचो ना, अगर मान लो अगर मैं होता तो मैं तो खत्म ही था। मैंने कहा सुमो पहलवान बना दिया है इसने तो मेरे को ना है। नहीं 95 किलो नहीं है, लेकिन मतलब मेरा वेट में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की जगह पे, तो भाई निकल जाएगा ना 100 से ऊपर, तो इतना तो निकल ही जाएगा। तो उसी दिन से खाना वाना बंद कर दूंगा मैं। एक दिन बड़ा मजा आया। मतलब मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम्हें पता है मेरा वेट कितना हो गया है? नैन्सी सेट के कितना हो गया, मतलब उन्हें मैंने जो लास्ट नंबर बता रखा था उससे थोड़ा सा ज्यादा मैंने बोल दिया। आपको 75 ठीक है, कोई ना, इस टॉपिक एग्जैक्ट नंबर पे नहीं जाते। सपोज इट वाज x किलोग्राम, ठीक है, मतलब जब उनको पता था, फिर मैंने उनको बोला x+4 हो गया मेरा वेट ना। तो वो अंदर किचन में लगी हुई थी, वहीं से चिल्लाना चालू के मना करती हूँ, ये मत खाया करो, वो मत खाया करो। तो मैं तो पिज्जा बर्गर ये खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और मतलब उन्होंने कम से कम 20 लाइन बोली होंगी, जिसमें मतलब खूब सुना लिया उन्होंने, पड़ास निकाल ली। मैंने कहा कि इट इज x-3। तो तुम बुरा के मेरे पास मुंह बना के बैठ के बोलते कि तो क्या तुम मेरे मजे ले रहे थे क्या? मजे नहीं, मैं देखना चाह रहा था। तुम्हारा रिएक्शन हमेशा ऐसा ही होता है। तुम ऐसा होता है ना, कई बार कुछ लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है ना कि तुमने डेफिनेटली तुमने गलती की होगी, तुमने ही की होगी ये तुम ही होते हो जो गलती करते हो तो मेरी वाइफ का यही होता है कि अगर कभी भी उन्होंने जिन चीजों के लिए मेरे को मना कर रखा है और अगर वो मैं कर रहा हूं और उनके जो आउटकम है अगर उनके अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो मतलब तो खुश हो जाती हैं, और वो फिर उनको एक सुनाने का मौका मिल जाता है। और मेरे को सुनाने का मौका मिलता है जब हमारी ट्रेन छूट जाती है या हम मतलब कभी लेट हो जाते हैं ना कहीं पे भी जाने के लिए, तब। क्योंकि उनको हमेशा रहता है कि मतलब उन्हें टाइम को लेकर थोड़ा सा लोचा है, मतलब ना, जैसे अगर हमारी ट्रेन है 12:30 बजे और हमें आधा घंटा लगना है स्टेशन पहुंचने में, आधा या पौन घंटा लगना है सपोज, तो 12 बजे भी वो ये कहेंगे कि ट्रस्ट मी ट्रेन नहीं छूटेगी, तुम टेंशन मतलब पहुंच जाएंगे हम। और वो कुछ कर रही होंगी मतलब ना 12 बजे। 1 घंटा पहले से चलो 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 चलो। ऐसा हमारे साथ हुआ है कई बार, एक आध बार छूट भी गई है, फिर मैं खुश हुआ हूँ बहुत ना। मैंने कहा देखो वो जा रही, क्यों जा रही है कि तुम जो है ना ये कर रही थी ना इसलिए जा रही है, देखो वो जा रही है ट्रेन तुम्हारी, अब बैठते हैं यहाँ पे आराम से नहीं, बस यहाँ पे जाके हम दोनों का मतलब अच्छा। 4 बजे ट्यूशन है, 4 बजे चले जाएंगे ना, तो लेट से स्टार्ट करते हैं तो ये मैं लेट से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज ये मेरे स्टूडेंट सोचते हैं कि 4 बजे मेरी वजह से थोड़ी लेट हो रहा है, आप लेट से शुरू करते हैं। तुम्हारी वजह से ये लेट आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए सब लेट हो रहा है। कल से 4 बजे यहाँ पे 3:55 में आ जाएंगे ये लोग। वो तो 3:55 पे आता था पहले। अरे नहीं, कोई भी क्या है इसका? 10 दिन की बात हो रहा है, ठीक है, 10 दिन का एक्सक्यूज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं। ये वाला हो गया, ओके, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। आ जाओ भाई अब अगले वाले क्वेश्चन में ना। 2 blocks of mass 10 kilogram and 20 kilogram are connected by a massless string and the placed on a smooth horizontal surface as shown in the figure. If a force of 600 Newton is applied to 10 kilogram, then the tension in the string is कितनी होगी बच्चों? 100 minus t is equal to ma. Easy. 100 minus t equal to ma। फिर क्या करेंगे? 10 into 1 न्यूटन। फिर तुम वही गलती कर रही हो, पता है, सेम गलती, सेम गलती करो जल्दी से लो
ठीक है। नहीं, आलसी का रेट कितने गिर गए? हाँ वो होता है ना, हाथ में लुंज पुंज हो रखे हैं, पता नहीं कहाँ आ गए, दिमाग भी नहीं चल रहा है हमारा। तो मैं जैसे नींद में होता हूँ ना, सुबह फोन उठा रहा हूँ, धड़ाम गिर गया। तो सॉरी 400 आ गया। क्या किया तूने सर? सही किया तूने, बिल्कुल सही जा रहा है। तुम पता है लंबे वाले मेथड से ही जाओ हमेशा ना, अभी तुम वही वाले मेथड से जा रही हो। तुम ये सोचो ना कि 600 न्यूटन लगा के ये दोनों के दोनों साथ में जब जा रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन क्यों नहीं पता कर रही हो तुम? 6, तो ये आ जाएगा ना हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब वो टेंशन जो होगा ना यहाँ पे, नहीं करना ही नहीं, इसको देख लो ना तुम, उसको कौन चला रहा है? तो 20 इंटू 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 न्यूटन के बराबर। ठीक है, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी होगा, इसका एक्सेलरेशन ए होगा और इसका भी एक्सेलरेशन ए के बराबर होगा। ठीक है, डन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 35 11 किलोग्राम वाले का एक्सेलरेशन क्या आएगा? मुझे पता नहीं, इसमें लग रहा है कि जी की वैल्यू इन्होंने 9.8 ले ली है ना? हाँ, ऑप्शन ऐसे हैं, जी की वैल्यू इसी से डिसाइड होती है। कई बार ना तुम्हारा ऑप्शन जरा सा मैच ना कर रहा हो ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो, सोचो कि 9.8 तो नहीं ले लिया जी का वैल्यू। नहीं आ रहा है, 7 पॉइंट ए ऑप्शन आ रहा है तेरा। तो ये तो तूने उससे कर लिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो तुमने बताया था, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स कितना है इसमें? और उसमें नेट फोर्स इक्वल टू मैंने करते हैं। फिर वही सेम मेथड यूज कर रही हो तुम ना, वो लंबा वाला। तुम हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बना के तुम देखो ना इसको कि ये और ये दोनों एक साथ जा रहे होंगे, तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? 110, मतलब 11 जी के बराबर। ये हो गया। क्या यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स है? अपोजिंग फोर्स है क्या? कोई उल्टा लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं, टेंशन का सिस्टम हो गया ना वो, ये और ये सिस्टम मान लिया मैंने, इंटरनल हो गया वो। ड्राइविंग क्या कोई इधर खींच रहा है इसको? नहीं, दोनों साथ जा रहे हैं, तो इन दोनों को से डिवाइड कर दो, दोनों के वेट से 4 प्लस का 11, यही एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 11 जी, मतलब 4.9 डिवाइड बाई 15, नहीं क्या 9.8। ठीक है, ये तो बहुत गंदा गंदा सा जाएगा। हाँ चलो 10 ले लेते हैं इसको ना, 10 22 डिवाइड बाई 3, तो करीब करीब 7 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा हमारे पास ना। अच्छा 7.33 उन्होंने जी की वैल्यू 10 ही ली है। ठीक है, तो 7.33 आ जाएगा। ठीक है, ओके। 35 के बाद हो गया हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, मैंने तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बताया नहीं, मतलब ना कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं। चलो इसके बारे में बात करें पहले। इसको इन्होंने बोला कि इन द फिगर शोन अ पर्सन वांट्स टू रेज अ ब्लॉक लाइंग ऑन द ग्राउंड टू अ हाइट h, in which case he has to exert more force. ऑब्वियसली ऑप्शन है, क्यों? कंस्ट्रेंट मोशन के बाद डिवाइड हो जाता है ना। यस, बेसिकली इसको अगर इसको उठाना है ना, तो यहाँ पर टेंशन जो है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से उठाना है तो टेंशन mg के बराबर होना चाहिए। यस, यहाँ पे टेंशन mg के बराबर चाहिए इसको उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg/2 के बराबर, mg/2 के बराबर। तो इसके हाथ में भी mg/2 के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हेल्प मिल जाती है। तुम लोगों ने बहुत सारे YouTube पे भी देखे होंगे एक्सपेरिमेंट वगैरह, लोगों ने करना चालू कर दिए थे। डबल डबल, अगर एक और पुली यूज कर ली जाए ना, हाँ चार, अगर 2 पुली कर दी जाए तो 4 हो जाएगा, mg/4 हो जाएगा ना। हाँ, ए ऑप्शन विल बी दी।
कौन सा ज्यादा फोर्स? यस। 37. In the arrangement shown in the figure, the pulley has a mass of 3m. अच्छा, मास पुली का भी दे रखा है. मॉडल का सवाल दिया. The force exerted by the supporting rope AB on the ceiling is, बताओ क्या आएगा? AB का जो फोर्स आएगा, मॉड्यूल में मत देखो. करो क्या आएगा उससे. इजी है, इतना नहीं जाना, उतना नहीं जाना. तुम खुद सोचोगी ना तो तुम खुद ही कर लोगे. मैंने किया है बहुत बार. मॉडल का ही है. पहले से आंसर कर दो, फिर ना उसके बाद मॉड्यूल में ढूंढ लेना ना. ये अच्छा तरीका है. बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है. बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर तुम सोचो क्या आएगा. 2mg minus t is equal to m. उसके बाद twice mg क्योंकि supporting every में twice हो जाता है. किसी महान इंसान ने तुम्हें बहुत उम्मीदों के साथ एटवुड मशीन नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और उसने बताया था कि ऊपर वाली रस्सी में जो टेंशन आएगा वो 4 m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और काम कर दिया कि उसमें वो पुली का मास नहीं होता था, तो पुली का मास 3m g और ऐड करना पड़ेगा हमें ना. अब क्या फायदा तुम्हें जब इतना. क्या हो गया इसमें 8 mg डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 3 mg. तो इसका टी नॉट का वैल्यू आ जाएगा 9 8 9 17 17 mg डिवाइडेड बाई 3 के बराबर. तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सपोर्टिंग रोप AB. तो इन्होंने क्या कर दिया है, नन ऑफ दीज आएगा ना इसका आंसर. तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट. कुछ लोग जो है 6 mg टिक कर देते हैं ना. नहीं बोले, तुमने नहीं बोला. तुम्हारा मैंने बोला कुछ लोग, मैंने बोला युक्ता का आंसर 6 mg आता है. आ सकता था लेकिन आया नहीं. मुझे बताओ कितनी हो. इतनी इतनी इतनी, तो उसके हिसाब से फिर मैं फिर उसमें mg sin थीटा इस वाले में sin 60 और टेंशन ऊपर है माइनस करिए और फिर जो नेट फोर्स आएगा उसको m1 plus m2 से डिवाइड कर दीजिए. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, मैंने उससे कर लीजिए आप. तो मैं भूल गया. फिर m1 m2 1 plus sin थीटा into 1 m1 plus m2. इतना फॉर्मूले नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा. करो भाई. हाँ भाई, आया इसका आंसर. आएगा. क्या करेंगे, इस पे लगेगा इधर की तरफ m1g sin 60. m1g मतलब 80 sin 60 मतलब 40 रूट 3. इधर लग रहा होगा 40. किधर जाएगा ये, इस साइड इधर की तरफ ना. तो एक ही वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. अब पता नहीं इन्होंने माइनस माइनस क्यों लगाया है. तो 40 रूट 3 माइनस का 40 ये ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास इज दी 12. ए इक्वल टू आ जाएगा 10. तो 0.7 आ जाएगा. 0.732 डिवाइड बाई 3 हो गया ना नीचे मैंने वो. तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 7.32 डिवाइड बाई 3. ए की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 3 चौक 12 2.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब वो माइनस किस सेंस में बोल रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे वाले का 8 kg वाले का कर दिया. प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं बनता था, मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए था. ठीक है. हाँ, तो 38 क्वेश्चन हो गया. डी ऑप्शन. आप 1 घंटे में आपने 90 क्वेश्चंस करे और मैं आई तो आपके से 35 मिनट्स आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं. 35 मिनट में 20 क्वेश्चन ज्यादा हो गया क्या? मुझे लगा उल्टा हुआ. 1 घंटे में आपने 19 कराया और मैं आई सर तो आपने 19 कराया
नहीं अच्छा उसमें ना तुम कैलकुलेशन को थोड़ा सही करो, क्योंकि हमने क्लास ही 4:20 पे स्टार्ट की और चल दिया। ये बेटा आगे वाले तो बढ़िया क्वेश्चंस हैं। चलो चलो करते हैं जल्दी से ना। इन द फिगर शोन बोथ ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द टाइम टू क्रॉस ईच अदर इज। कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व? बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। अगर 6 ऑप्शन दिए मैंने तुम्हें ना, पहला ऑप्शन तुम्हारा यही होता है सर याद नहीं आ रहा, तो मैं भूल गई, मतलब भूल गई याद नहीं आ रहा, मतलब एक ही ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। करने का मन नहीं है वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। मूड मतलब मूड और मन एक ही बात हो गई, तो वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा कि सर मुझे आता है लेकिन मैं भूल गई हूँ, सर मेरे मॉड्यूल में है ये, मैंने देखा हुआ है। दिस इज ऑल। ये सारे थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन काउंट होंगे। हाँ भाई सूर्यकांत कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें? रिलेटिव लगा देते हैं ना, एक को रोक के दूसरे को चला देते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसमें? 40 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक काम करो कि कौन सा ऊपर जा रहा होगा, 2 वाला नीचे आ रहा होगा, तो इसको रोक दो। कौन से वाले को? इस वाले को। ये ऊपर जो जा रहा है ना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये वाला जो है नीचे जा रहा है, हाँ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको रोक दो, क्या हो जाएगा? हाँ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको दे दिया। ये ऑलरेडी 2 मीटर का है और ये है कितने मीटर का? 4 मीटर का। तो जब ये यहां पहुंच जाएगा, 6 मीटर, मतलब टोटल 6 मीटर चलना है इसको ना। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है इसका? ए रिलेटिव 12, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं। एस रिलेटिव कितना चाहिए मेरे को? 6 मीटर। तो टाइम पूछा इन्होंने, तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू, अच्छा यू रिलेटिव कितना? इनिशियल वेलोसिटीज 0, दोनों ही रेस्ट पे थे, ठीक है। तो नहीं सेकंड लगाऊंगा ना टाइम। तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस का हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर, विच दिस इज 0। एस रिलेटिव 6 आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ। ए रिलेटिव हमें नहीं पता, नहीं ए रिलेटिव हमें पता है 12 के बराबर टी का स्क्वायर, तो टी की वैल्यू 1 आ रही होगी यहाँ से ना। तो 1 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट और एनएलएम का कॉन्सेप्ट, हाँ दोनों बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये ना। जाना तेरे को पक्का? 40 में भी नहीं देख के जाएगा? ओ इसका आंसर डी क्यों आ रहा है? गलत है ना। इसको भी यार, इसको भी लिख लेना है ना। 40 block A of weight 100 Newton rests on a frictionless inclined plane of slope angle 30 degree as shown in the figure. A flexible cord attached to A passes over a frictionless pulley and the connected to block B of the weight W. Find the weight W for which the system remain in equilibrium. क्या करेंगे? 100 sin 30 का लगेगा, तो उसको कंपोनेंट करिएगा। 100 sin 30 कितना हो जाएगा भाई? 100 50। तो अगर तुम इसको रोक के रखना चाहते हो तो यहाँ पे कितना लगना चाहिए? 50 न्यूटन के बराबर। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। 50 ही आ गया, खत्म। डब्ल्यू की वैल्यू पूछी उन्होंने, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 41 the whole system is going upward with an acceleration of 2 meter per second square. Tension T1 and T2 are respectively. कैसे करेंगे? नीचे में 80 न्यूटन लगेगा, ठीक है। ओके उसके बाद सर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, m into g plus c के बराबर होगा, ऊपर दिया हुआ है। सही है। देखो T1 जब फाइंड करेंगे ना, तो हम कहेंगे 5 और 3 किलोग्राम, पूरे दोनों को G प्लस का A वाला आ जाएगा कॉन्सेप्ट ना। G 10 प्लस का A 2 के बराबर दे रखा है, तो 96 न्यूटन आ जाएगा T1 का वैल्यू, ठीक है। और T2 का वैल्यू आ जाएगा ओनली 3 इंटू G प्लस का A 36 न्यूटन के बराबर, ठीक है। नहीं सी ऑप्शन विल बी दी, ओ ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये मैंने तुम्हें कराया था, याद है? द एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास इज, कैसे करेंगे इनका? इसको करने का पता तरीका क्या होता है?
अगर इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका कितना होगा? A/2 ये मैंने बता दिया था ना, याद है? A/2 के यहां पे अगर टेंशन टी होगा, यहां पे 10 न्यूटन है, तो यहां पे भी टी होगा, यहां पे भी टी होगा, T is equal to यहाँ पे 2t होगा। मुझे लगता है ये गलत बना दिया मैंने ना, डायरेक्शंस जो है ना, उल्टा जाएगा, कोई ना, वो तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट ना यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, उस पर लिखेंगे 10 माइनस का t इक्वल टू 1 इंटू ए, और दूसरे वाले के लिए लिखेंगे 2t माइनस का 40 इक्वल टू 4 इंटू a/2, ठीक है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली पूरी इक्वेशन को, दोनों को जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 20 माइनस का 40 इक्वल टू 2a प्लस का 2a, ये हो जाएगा 4a के बराबर। a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ये आई हमारे पास उसकी जिसका हमें पूछा है। तो g/2 हमने नीचे माना था, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, g/2 अपवर्ड विल बी द आंसर। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कराया था ना ये क्वेश्चन इस टाइप का ना, ठीक है। सी ऑप्शन ही करेक्ट है ना, यस। 43 two blocks of mass 8 kilograms connected to the two ends of the inextensible string, the string passing over a frictionless pulley, the acceleration of the system is, क्या आएगा? a इक्वल टू बच्चों m1 माइनस का m2 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो a आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस का 8 G/2 हाँ इंटू जी डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 20, तो कितना होगा 4, g/5 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यस। 44 a monkey of mass 40 kilogram climbs on a mass less rope which can stand a maximum tension of this, in which of the following case will the rope break? एक ही तरीके क्वेश्चन है, ऐसे तो हमने पहले भी किया है। बताओ क्या करना पड़ेगा। monkey climb up with an acceleration of 5, monkey climb down with an acceleration, यूनिफॉर्म स्पीड वाला तो नहीं आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड में तो रस्सी का वेट, रस्सी उसके वेट के बराबर होगी। monkey falls down freely, तो रस्सी को छोड़ दिया, ये भी नहीं आएगा, इन दो में से होगा। क्लाइंब डाउन वैसे ही नहीं आएगा, नीचे जाने पे तो टेंशन और कम हो जाता है, ऊपर जाने पे आएगा, तो इसे सॉल्व नहीं करना था, ये ऑप्शन वैसे ही सही आ जाता। और अगर करना भी पड़ता तो हम क्या करेंगे, ये मंकी लग रहा है, लगड़ वग्गा लग रहा है अब तुम देखो, मैंने नहीं बोला, ये ध्यान रखना। तो इसका खुद का वेट हो गया यहाँ पे 400 न्यूटन, ऊपर टेंशन, और इसका हमने बोल दिया एक्सेलरेशन 5 होना चाहिए, तो t माइनस का 400 इज इक्वल टू 40 इंटू 5, तो 600 न्यूटन टेंशन चाहिए होगा अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको तो हम क्लाइम कराना चाहते हो तो, ठीक है। ये ऑप्शन वैसे ही आ गया था। Two blocks of mass 40 kilogram, 30 kilogram are connected by a weightless string passing over a same question, same method use करेंगे, m1 minus m2 into g, ठीक है ना, yes, m1 plus का m2, ठीक है, ओके। ए ऑप्शन आ रहा है, उससे चेक कर लेते। A small sphere is suspended by string from the ceiling of a car. If the car begins to move with a constant acceleration a, the tension generated in the string is, ये याद है तुम लोगों को, ये ऐसे करके जो है ना, हाँ ये टेंशन पूछ रहे हैं हमसे ना, इधर mg होता है, स्यूडो फोर्स लगाते हैं हम इसमें, ma कार के फ्रेम में जाके बात करते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगा, इतना ही हमें टेंशन लगाना पड़ेगा, अभी तो रिजल्टेंट 0 होगा। हाँ, इनका रिजल्टेंट जो है ना, m रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इधर आएगा, और वही हमारा टेंशन का वैल्यू होगा, टेंशन इज इक्वल टू दिस। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। स्यूडो फोर्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब ना। द टेंशन इन द स्प्रिंग इज, कितना आएगा टेंशन स्प्रिंग के अंदर, जीरो। हाँ भाई, 0 0 5 क्यों आएगा, क्यों आएगा, सही बोल रहा है वो। भाई अगर तुम्हें
स्प्रिंग को खींचना होता है ना, तो आपको उसके दोनों एंड पे फोर्स लगाना पड़ता है। तो उन्हें एक को फ्री छोड़ दिया, आप खींच ही नहीं पाओगे, उसमें एक्सटेंशन ही नहीं ला पाओगे, टेंशन ही नहीं आ पाएगा। अब इसी काम को, अच्छा मेरे को चलो एक ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद आ गया। जैसे तुमने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया और एफ इधर लगाया, केस का स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी इसमें, और एक दूसरा केस है सिर्फ एक ही एंड पे तुमने फोर्स लगाया। मुझे बताओ इसमें एक्सटेंशन में अगर एक्स बोल रहा हूं तो इसमें कितना होगा, एक्स बाई टू या 2x या क्या? इसमें अगर x है तो इसमें कितना होगा, x के टर्म्स में बताओ बस। इसमें एक ही एंड पे फोर्स है। नहीं भूलना नहीं है, बताओ सोच के बताओ, अभी देख के बताओ, ये कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, यही मिलेगा, बताओ। तो बताओ फिर जल्दी से। दूसरे में भी x होगा क्यों? वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। इधर से तुम फोर्स लगा रहे हो, ये सीलिंग वही काम कर रही है यहाँ पे, नहीं तो ये रस्सी ये भाग जाती है अगर यहाँ बंधा हुआ नहीं होता। तो ये एक्चुअली इस पे एफ फोर्स लगा रही है, तो ये और ये दोनों सेम सिचुएशन है। तुम्हारी पोपट हो रही है, ये ध्यान रखो खुद हंसी। हाँ तो वो खींच रहा है इसलिए यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा। हाँ तो यहाँ पे उसमें भी तुमने 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों तरफ लगाया, तो इसकी वजह से टेंशन डेवलप हुआ। एक एंड पे लगाते तो फिर उसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट आ जाता, टेंशन ही डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर एक एंड पे लगाएंगे ना तो जीरो नहीं होगा, 5 न्यूटन विल बी द आंसर। ठीक है 48 कैसे करेंगे इस वाले को? कैसे करेंगे पता? क्या ये दोनों साथ चलेंगे? अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक रस्सी इसने गायब कर दी है, यहाँ पे आएगी ना। क्या ये दोनों साथ चलेंगे? किधर की तरफ चलेंगे? नहीं ये बताओ तुम ना, किधर चलेंगे? तो वो ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। दिस इज ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा। क्या दोनों साथ चलेंगे? इसका अगर a है तो इसका भी a के बराबर होगा, दोनों का a के बराबर होगा ना एक्सेलरेशन। तो बस ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा और टोटल ब्लॉक का मास कितना हो गया 2m के बराबर, a इक्वल टू g/2 sin थीटा। टेंशन इक्वल टू m इंटू a, क्योंकि पूरी रस्सी में सेम होगी तो उस वाले का लिख दो टेंशन ना। तो mg sin थीटा बाई 2। यस दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है 48 हो गया। 49 two identical particle A and B of each of mass m are interconnected by a spring of stiffness k. If the particle B experiences a force F, the elongation of the spring is x. The relative acceleration between the particle is equal to. So देखिए फर्स्ट तो नहीं हुआ, ठीक है ना, डी भी नहीं हुआ, ठीक है, या तो बी या तो सी। रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछा, बहुत करना पड़ेगा, पेन चलाओ, ऐसे नहीं होगा मेरे से, मतलब हवा में तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा इसको। रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज इक्वल टू, इक्वल टू kx होता है, f इक्वल टू m होता है, कुछ बता दो इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। kx का है बी ऑप्शन नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, रिलेटिव पूछा है तुमसे। एक इधर kx लग रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, f माइनस का kx बाई m के बराबर, और इसका किधर आएगा kx डिवाइडेड बाई m।
तो रिलेटिव लगाना है। चलो मान लो उसके रिलेटिव तुम बात कर रहे हो, तो इसको उल्टा करके ऐड करोगे ना, तो f माइनस का 2kx, ये रिलेटिव आएगा, ठीक है। b क्यों दे रखा है इसका, गलत दे रखा है ना फिर, तो ये भी गलत, f माइनस का 2kx वही आएगा। हाँ ठीक है, फिर आपका एक्सेलरेशन से पूछता बी वाले को फिर होगा उसका फिर माइनस के एक्स समझ गया सर। ठीक है ना। हाँ 50 फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग फॉर विच द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। अच्छा ये सारे मैंने उसमें कवर कराए हुए हैं, मतलब ना थर्ड वाले लेक्चर में ये सब पढ़ाया है मैंने। ब्लॉक अगर रेस्ट पे रहता है तो इसके लिए एक्सटेंशन कितना आएगा, तो ये वाले मैंने उसमें कवर कर रखे हैं, वही तो बता रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में तुम देखोगे ना लेक्चर को, स्यूडो फोर्स से पहले मैंने यही पढ़ाया है, स्प्रिंग भी पढ़ाया है उसको ना, थोड़ा देखना उसको ना अच्छा अच्छे से, जरूरी है स्प्रिंग ना, वर्क पावर एनर्जी में आएगा। हाँ भाई कैसे करेंगे, एक तो ग्राउंड से रिलेटेड है ना, हाँ तो ये फिर तो केएस ही लगाएंगे सर। देखो इसमें यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा इसका, और कोई टेंशन है नहीं, तो ब्लॉक ऑब्वियसली नीचे जाएगा, यहाँ पे टेंशन होगा है, हाँ तो यहाँ पे जो होगा ना वो 2t के बराबर होगा, 200 न्यूटन, तो 200 इज इक्वल टू kx लगा देंगे। सर एग्जैक्टली फर्स्ट लाइन ही लिखिएगा, पक्का नहीं। नहीं मैंने तो बुरा भी नहीं बोला तुम्हारे बारे में। x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1000, तो ये कट जाएगा यहाँ से 0.2 मीटर, तो x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन है ना, आ जाएगा। 51 द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ट्रायंगुलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन दे रखा है, दैट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद, अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, नॉट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है ट्रायंगुलर ब्लॉक, तो आपको उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन बताना है। बताओ कैसे करेंगे, नहीं क्यों, अपना ऑब्जर्वर उस ब्लॉक के ऊपर ले जाकर बिठा दो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है। पहली बात तो अच्छी बात पता है क्या हुई कि इसका एक्सेलरेशन नहीं है, नहीं तो स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ता। मैंने अपना ऑब्जर्वर यहाँ बिठा दिया, कोई स्यूडो फोर्स भी नहीं आएगा इस केस में ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब तो यहाँ पे लग रहा होगा mg। अब ये रुक चुका है, तुम यहाँ पे बैठा दिया ना, तो यहाँ ये रुक गया, mg आ गया, mg का कंपोनेंट आएगा mg sin 30, मतलब mg/2 इधर की तरफ और √3 mg/2, तो ये तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, तो ये इसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना वो g/2 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम इसके ऊपर जाके देख रहे हैं ना, हम इसको रोक दिए हैं नीचे वाले वेज को ना, उसके रेस्पेक्ट में जो फोर्सेस आ रहे हैं उनके हिसाब से हमने आंसर किया। शूडो की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसकी स्पीड दे रखी थी, अगर एक्सेलरेशन होता तो शूडो भी लगाते, फिर हम उसका फोर्स देखते और F = m लगाते, ठीक है। एक उन्होंने इसका C आ रहा है गलत लिखा हुआ है इसका भी आंसर ना, इसको भी एक बार लिख लेना, ठीक है, इसका आंसर गलत है 51 का। हाँ इसमें एक्सटेंशन किस वाले में सबसे ज्यादा आएगा, कैसे लगाएंगे, कौन सा F क्या लिखेंगे, स्प्रिंग जो है जिस रस्सी में होती है ना, उस रस्सी का जो टेंशन होता है वही उसके अंदर टेंशन होता है, स्प्रिंग के अंदर भी। तो सर एक 2 kg पे 3 kg पे 1 kg पे तो F = kx होता है, मतलब और मुझे ये पता है कि ये दोनों ब्लॉक कहीं नहीं जा रहे होंगे, हाँ क्योंकि दोनों साइड सेम वेट है, मतलब टेंशन जो होगा इस वाले केस में
T1 जो होगा वो बेसिकली 20 के बराबर होगा और वो kx1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें जो T2 आएगा ना वो आएगा 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2, तो ये आ जाएगा 8 × 24 न्यूटन के बराबर, और इसको kx2 के बराबर कर देंगे। उस वाले में T3 जो आएगा ना 2 × 1 × 2 × g डिवाइडेड बाई 3, दिस कम्स आउट टू बी 40/3। 40/3 सबसे छोटा होगा फोर्स, kx3 के बराबर कर देंगे, तो x3 सबसे छोटा है। अरे ये देखो ना, ये रुके बैलेंस थोड़ी होंगे, वो एटवुड मशीन वाला केस बनेगा ना तीनों में। तो जब भी स्प्रिंग, क्योंकि दोनों रुके हुए होंगे, दो रुके होंगे ना, दोनों साइड 2 kg है ना, तो कौन सा जाएगा, कौन नीचे जाएगा बताओ। उसमें जाएगा वो 3 kg वाला नीचे जाएगा, 2 kg वाला ऊपर जाएगा। तो वो एटवुड मशीन वाला 2 × T1 2m1 m2 2m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला लगा दिया इन तीनों में, ठीक है। तो टेंशन पता करके kx के बराबर कर दिया। सेकंड वाले में सबसे ज्यादा, तो x2 सबसे ज्यादा, x2 देन x1 देन x3, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, तो फोर्स पता करना पड़ेगा ना, तुम्हें टेंशन पता करनी पड़ेगी ना। फोर्स बोल रहे हो ना तुम, थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब जिस रस्सी से वो स्प्रिंग कनेक्टेड है उसका टेंशन। तो ये स्प्रिंग को हमें ज्यादा टेंशन, हमें स्प्रिंग का मतलब वो नहीं करना कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ रहे होंगे, मतलब तुम नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। सिंपल सा है, आपको इसको स्प्रिंग को भूल गया, रस्सी कंसीडर करो, फिर टेंशन पता करो, टेंशन को kx के बराबर करो, ठीक है। ओबेइंग में स्प्रिंग बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने तुम्हें, उसी तरीके का है। और ये आंसर इसका गलत दे रखा है, इसका आंसर डी होगा, इसको भी याद करवा देना, ठीक है। अभी मेरे को बाहर बता देना, मैं सही तब भी करवा दूंगा, शीट में गलतियां हैं। 53, a rocket is going upward with with accelerated motion. A man sitting in it feels his weight increases 5 times of his own weight. If the mass of the rocket, including that of the man, is this, how much force is being applied by the rocket engine? अगर मैन का वेट 5 गुना बढ़ गया है, हाँ, तो रॉकेट का भी बढ़ गया होगा, 5 गुना हो गया होगा वेट। इसका वेट है कितना, 10⁵, उसका 5 गुना हो चुका है, तो 10 से m × g कर दिया ना, 10⁵ वेट हो गया, उसका 5 गुना हो चुका है, तो 5 × 10⁵ न्यूटन। इतना फोर्स किसको सप्लाई, कौन दे रहा होगा, इंजन ही दे रहा होगा, तो ये आ रहा होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन, 5 × 10⁵, है ना। टोटल मास हमें पता है, बी ऑप्शन आ जाएगा। A stream of water flowing horizontally with a speed of 15 meter per second gushes out of the tube of cross section area this and hits the vertical wall normally, assuming that it does not rebound from the wall. The force exerted on the wall by the impact of the water, it does not rebound. मैंने तुम्हें कराया था क्लास में, हाँ, बताओ कैसे करेंगे इसको। F = ρA × V का स्क्वायर, तो 10⁻³ इंटू एरिया हो जाएगा 10⁻⁻² इंटू V हो जाएगा 225, ठीक है। तो 2250 न्यूटन, या 2.25 इंटू 10⁻³। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 55, a stream of water flowing horizontally with a speed of 25 meter per second, अच्छा यही तो है? What is the force exerted on the wall by the, तो ये भी नहीं निकलना है, ρA² ही लगेगा ना इसका भी, ठीक है। हाँ, बस फॉर्मूला वैल्यू चेंज हो जाएगी। A rocket with a lift of mass of this is blasted upward with an initial acceleration of this, हाँ वो तो कितना हो जाएगा इसका,
तो कुछ क्या लगाओगे? हाँ बताओ। रिवाइज नहीं हुई है तो मैंने ये पढ़ाया है उसमें। एक तो यहाँ पे mg लग रहा होगा, आप चाहते हो इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो थ्रस्ट ऊपर चाहिए हमें, F थ्रस्ट माइनस का mg हो गया हमारे पास 2 × 10⁵ इज इक्वल टू m × a, तो 2 × 10⁴ × 5, तो F थ्रस्ट आ जाएगा 3 × 10⁵ न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन हमारा नहीं, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी कहाँ से आ गया इसका? कुछ गलत है क्या? डी दिखा रहा है इसमें ना, मतलब गलत लिख दिए होंगे और क्या है। द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट इज m × g, 2 × 10⁵ हो गया, और m × सर आपका सही है सही है ना? ठीक है, इसका ना बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इसको भी एक बार नोट कर लेना भाई। ठीक है, चलो, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की हमारी शीट भी कंप्लीट हो गई।